हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले बेसिक बात तो ये समझनी है अपन को कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, मतलब इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है और इसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। फिर हम इसको समझेंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर को हमको किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें डेफिनेशन की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसमें हम डील करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी को। इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन को केमिस्ट्री की जो ब्रांच डील करती है उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो डेफिनेशन वाइज अगर अपन देखें, इट इज द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देन हम बात करें यहाँ पर बेटा कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कोरोजन। आप जानते हैं कोरोजन एक बहुत ही डेट्रीमेंटल इफेक्ट शो करता है हमारे डेली लाइफ में। तो अगर अपन देखें कि कोरोजन का प्रिवेंशन जो है, यानी रस्टिंग का जो प्रिवेंशन है, वो अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बैटरीज एंड सेल्स, एंड अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इन सब में अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स, आजकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीएच मीटर। अब ये जो पीएच मीटर होता है, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जैसे एक पेन लाइक डिवाइस होती है, जिसका यूज हम कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की पीएच निकालने में। तो उसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं उसका यूज किया जाता है। एंड देन आता है अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इसका यूज कहाँ करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस का? टू सेपरेट डीएनए प्रोटीन्स। और इसका यूज कहाँ करते हैं? मेडिकल एंड फॉरेंसिक लैब्स में इस पर्टिकुलर प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो ये सारे जो चीजें हमने अभी देखी हैं, एप्लीकेशंस देखे हैं, ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर ही बेस्ड होते हैं। तो सारे प्रिंसिपल्स हमको यहाँ पर समझने होते हैं। एंड देन अपन बात करें कि इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि इसमें जितनी भी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, वो सारी रिएक्शन जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगी। सारी रिएक्शन जो है कौन सी होंगी बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन होंगी। तो रेडॉक्स रिएक्शंस यानी रेडॉक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो प्रिंसिपल है, वो आपको इस चैप्टर की शुरुआत में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर अपन बात करें कि डेफिनेशन जी बात करें कि सेल क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल। तो अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझें कि सेल इज अ डिवाइस which facilitate interconversion of these two type of energy, that is electrical energy and chemical energy। दोनों तरह की एनर्जीज के इंटर कन्वर्जन को जो डिवाइस फैसिलिटेट करती है उसको अपन सिंपली क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और अगर अपन थोड़ा और आगे बढ़े कि सेल को अपन किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, तो सेल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। सेल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो पहला आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या था बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अपन गैल्वेनिक सेल भी बोल सकते हैं, और इसको अपन वोल्टेइक सेल भी बोल सकते हैं। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। इस चीज को अपन को ध्यान रखना है। और जो दूसरी कैटेगरी ऑफ सेल है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले ये समझा कि ये जो सेल हमने दो तरह के देखे हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो अगर अपन को ये डिफरेंस पता है तो आगे जब अपन चैप्टर को प्रोसीड करेंगे तो हमें चीजों को समझने में आसानी होगी। ठीक है बेटा, तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों टाइप के सेल्स को अपन एक बार के डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर अपन बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, उस केमिकल रिएक्शन से कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो वो अपन कहाँ पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इसका अपोजिट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है बेटा कि कोई भी जो केमिकल हम इलेक्ट्रिसिटी देकर के केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं। कि बेटा
तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट आता है इसके अंदर, सेकंड पॉइंट आता है कि रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं बेटा, इनके अंदर रिएक्शंस कैसी होती है बेटा, स्पॉन्टेनियसली होती है, यानी अपने आप रिएक्शन होती है। अगर रिएक्शन अपने आप होती है तो हमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस प्रोसेस में डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, क्योंकि एक थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है, उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो डेल्टा जी इज नेगेटिव इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। एंड देन अगर अपन बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इसमें जो रिएक्शंस होती है नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब हमें अपना एफर्ट लगाना पड़ता है रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, पॉजिटिव हो जाती है। ये ध्यान रखना, डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी नॉट मे और मे नॉट बी पॉजिटिव। तो आपको डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट में फर्क समझ में आना चाहिए, तो आपको वो कंफ्यूज ना करे, इसलिए हमेशा याद रखना डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड इसका डिफरेंस है कि अगर अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो उसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं, यानी दो कंटेनर्स हम लेते हैं, जिससे कि हमको पहचान में आ जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम सिंगल कंपार्टमेंट यूज लेते हैं। अच्छा, इसमें दो कंपार्टमेंट क्यों यूज लिए, या और इसमें एक ही सिंगल कंपार्टमेंट से कैसे काम हुआ, तो इसको अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में इसको स्टडी करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, दैट इज द यहाँ पर जो डिपोजिशन होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जो डिपोजिशन होता है वो हमेशा कैथोड पर होता है। यानी जहां पर डिपोजिशन हो रहा है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, एक कैथोड होगा इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है इसमें डिपोजिशन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर होता है, एनोड पर भी होता है और कैथोड पर भी होता है। तो ये आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि जो डिपोजिशन है वो एनोड और कैथोड दोनों पर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केवल और केवल कैथोड पर ही डिपोजिशन होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इसमें जो एनोड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जो एनोड होता है वो नेगेटिव होता है। एनोड इज नेगेटिव इन केस ऑफ, एनोड इज नेगेटिव इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वही एनोड क्या हो जाता है बेटा, पॉजिटिव हो जाता है। तो साइन का भी अपन को ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस थे जो कि अपन को याद रखने हैं दोनों सेल के बीच। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अपन दोनों सेल्स के डिफरेंस को पढ़ने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। अब हमें क्या करना है, इस चैप्टर को अगर अपन देखें तो हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ब्रॉडली अगर बात करें तो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट इसमें आता है बेटा, द फर्स्ट पार्ट कम्स इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने के बाद में हम पढ़ते हैं कंप्लीटली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ही पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ये सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट इस चैप्टर का रहता है कि जो सेल्स और बैटरीज बनती हैं उसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सेल्स एंड बैटरीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। तो इस चैप्टर के आप ब्रॉडली तीन पार्ट मान लीजिए, और ये चैप्टर में मैक्सिमम पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल रहता है, थ्योरेटिकल भी रहता है, लेकिन ये जो पार्ट जो चैप्टर है ये फोकस है न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है ना इसका। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। तो जैसे हम बात कर रहे हैं, पहला पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें जैसे हमने बोला था कि दो कंपार्टमेंट होते हैं, एनोड जो है वो नेगेटिव होता है, जो डिपोजिशन होता है वो केवल कैथोड पर होता है। ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स अपन को याद रखने और इनका यूज हम आगे करने वाले हैं। तो जब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंस्ट्रक्शन की, तो इसको अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंस्ट्रक्शन को अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट आता है बेटा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या आता है बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और एक होता है रिडक्शन हाफ सेल, और तीसरा होता है अपना सॉल्ट ब्रिज। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल एंड सॉल्ट ब्रिज। तो इस में अगर अपन देखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल वो इलेक्ट्रोड होता है, वो पार्ट होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम रेडॉक्स रिएक्शन को ही पढ़ते हैं,
तो यहाँ पर एक पार्ट में ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे पार्ट में रिडक्शन होता है। तो जो जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है उसको अपन ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। ठीक है बेटा। सिमिलरली जहाँ पर रिडक्शन होता है वो रिडक्शन हाफ सेल कहलाता है। और जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो इसका एक इनहेरेंट पार्ट होता है जो कि सेल के कंटिन्यूअस वर्किंग में हेल्प करता है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन इसमें। नेक्स्ट अब अपन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे। देखो एक यहाँ पर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक डेफिनेशन यहाँ पे अपन को ध्यान रखनी है बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आएगा तभी हम सेल पोटेंशियल को समझ सकते हैं और उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर अपन एक छोटे से एग्जांपल से समझे बेटा, तो जैसे अपन एक डायग्राम से समझते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमने क्या किया, एक एक कंटेनर लिया बेटा। एक छोटा सा अपन क्या करते हैं, कंटेनर बनाते हैं। यहाँ पर एक कंटेनर बनाते हैं जिसके अंदर अपन ने कोई इलेक्ट्रोलाइट को फिल किया है। कोई इलेक्ट्रोलाइट मान लीजिए हमने कंटेनर में फिल कर दिया। अब इसमें हमने क्या किया, कोई इलेक्ट्रोड को डिप किया हुआ है। इलेक्ट्रोड को डिप किया, तो एक सिस्टम है बेटा जिसमें हमने कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट लिया और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया। अब यहाँ पर जो यहाँ पर ये जो मेटल है, जैसे इलेक्ट्रोड अपन कोई मेटल का ले रहे हैं तो मेटल है, और उसी मेटल का अपन आयन ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए M+2 आयन है और M जो है वो मेटल को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे बेटा कि यहाँ पर जो है चार्ज डिफरेंस है। ये मेटल जो है वो न्यूट्रल है और यहाँ पर उसका आयन जो है वो चार्ज्ड है। तो दोनों के बीच में एक चार्ज डिफरेंस है और ये चार्ज डिफरेंस की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। इस मेटल को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो इस इलेक्ट्रोड के सरफेस पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बेटा। तो उसको हम यहाँ पर वापस से देखते हैं बेटा, क्या डेफिनेशन है इसकी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज अ पोटेंशियल डेवलप्ड ड्यू टू चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड इट्स आयन। एक सिंपल डेफिनेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ठीक है बेटा, इसको अपन ध्यान रखेंगे। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो सिंबल होता है वो अपन कैपिटल ई से बताते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है बेटा, कैपिटल ई होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर दो तरह के पोटेंशियल्स और लिखे जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड पर भी हो सकता है और कैथोड पर भी हो सकता है। यानी आपकी मेटल का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। तो बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो तरह से डिफाइन कर रखे हैं। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जैसे एक डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो ये जो पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल पर जनरेट होता है। ये कौन सा पोटेंशियल बेटा, जो कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल पर जनरेट होता है। द पोटेंशियल डेवलप्ड एट ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे हम इसको सिंबलाइज करते हैं EM+2। तो आप नोटिस करेंगे E तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, और M आपका मेटल हो गया बेटा, और M+2 उसका आयन हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे कि M से M+2 का जाना एक ऑक्सीडेशन को इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर E लिख करके सबस्क्रिप्ट में M+2 लिखा जाता है। ठीक है बेटा, तो इसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है E0M+2। क्या लिखा है, E0M+2। तो E0M+2 का मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग हो जाएगा कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या हो जाएगा बेटा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट किया गया है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर्ड इन स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये जो
स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, ये कौन सी होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन? स्टैंडर्ड कंडीशन की जो मतलब मीनिंग है, मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं 1 मोलर। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो भी आयन है मेटल का, उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलर है, और अगर अपन टेम्परेचर की बात करें तो 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। और अगर अपन प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होना चाहिए 1 बार। अगर ये कंडीशन है तो वो कंडीशंस कहलाती हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है ना? इन कंडीशंस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे हमारे केस में हो गया ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसको अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे? SOP। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या कहलाएगा? SOP कहलाएगा बेटा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, तो दूसरा आता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर केवल रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल को दिखाने का तरीका क्या है बेटा? EM+2 टू M। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को दिखाने का तरीका बस केवल यहाँ पर E0 लगा देना है, E की जगह E0 लगा देना है, बस इतना सा डिफरेंस इसमें है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? SRP। SRP। तो इसको आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि SRP को हम वापस से दोबारा पढ़ने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म है SRP, इसका यूज अपन आगे करने वाले हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पर ये जब हमने पढ़ा कि जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके 3 पार्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ और सॉल्ट ब्रिज। तो हमने देखा कि ऑक्सीडेशन हाफ जो सेल है वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन हाफ पर रिडक्शन पोटेंशियल होगा, और तीसरा पार्ट आता है इसका सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक बार अपन देखें यहाँ पर कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? तो सॉल्ट ब्रिज जैसे यहाँ पे लिखा है कि फैसिलिटेट करता है, सॉल्ट ब्रिज फैसिलिटेट द कंटिन्यूअस वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंटिन्यूअस वर्किंग में ये पर्टिकुलर जो सॉल्ट ब्रिज है ये काफी हेल्प करता है। ओके बेटा? तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इट प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी टू द सिस्टम। ये सिस्टम को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रोवाइड कराने का काम करता है। अब थर्ड पॉइंट आएगा कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट। ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने का काम भी करता है। इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने का काम भी करता है। और जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि इट प्रिवेंट्स द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या प्रिवेंट करता है? लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को प्रिवेंट करता है। ठीक है बेटा? ये थोड़ा सा डिटेल्ड पॉइंट हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जंक्शन पोटेंशियल। तो अगर आप चाहें तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप अभी के लिए इसको याद रख सकते हैं कि ये जंक्शन पोटेंशियल को स्टॉप करने का काम करता है। ठीक है बेटा? या उसको प्रिवेंट करता है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की कंस्ट्रक्शन क्या होती है? अगर अपन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इट हैज यू शेप्ड ग्लास ट्यूब। यू शेप्ड ग्लास ट्यूब मतलब यू शेप की एक ग्लास ट्यूब होती है बेटा। जैसे अगर अपन यू शेप की एक ग्लास ट्यूब को इमेजिन करें, तो ये ग्लास की एक ट्यूब होती है जिसका शेप आपका यू होता है ना? तो ये यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है बेटा ये, है ना? तो इसमें क्या होता है? विच कंसिस्ट ऑफ अगर अगर पेस्ट। इसमें क्या होता है? अगर अगर पेस्ट होता है जो काफी थिक होता है, जैसे जिलेटिन या अगर अगर पेस्ट काफी थिक होते हैं, जैसे हनी होता है बहुत ही ज्यादा डेंस ये लिक्विड होते हैं। तो अगर अगर पेस्ट जो होता है उसके अंदर अपन इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं। मतलब ये जो आपका अंदर सिस्टम, मतलब यहाँ पर अगर अगर पेस्ट
और इलेक्ट्रोलाइट का एक मिक्सचर अपन ऐड करते हैं। इन्वर्टेड यू ट्यूब होती है, मतलब यू शेप्ड की एक ट्यूब होती है जिसको अपन उल्टा करके रखते हैं और इसके अंदर अगर अगर पेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट को फिल किया जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कौन कौन से लिए हुए हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर हमने लिए हैं बेटा, अगर अपन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो यहाँ पर अपन ने KCl एज ए इलेक्ट्रोलाइट लिया है, KNO3 लिया है और अमोनियम नाइट्रेट लिया है। पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है और अमोनियम नाइट्रेट अपन ने यहाँ पर एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज में लिया है। अब हमको क्या करना है बेटा, एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स का ही यूज करना होता है इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अपन कोई भी सॉल्ट यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर नहीं ले सकते हैं। अब इन की मतलब कंडीशन क्या होती है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन ये होती है बेटा कि इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो आपका इनर्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए बेटा, इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट का मतलब है कि वो जो है वो किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। दे शुड नॉट शो द रिएक्टिविटी, है ना। और दूसरा पॉइंट ये है कि और इनमें जो कैटायन एनायन है उनकी मोबिलिटी भी सेम होनी चाहिए। कैटायन और एनायन की मोबिलिटी भी क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। तो और mobility or inertness is the nature, mobility and inertness of the nature of the electrolyte is the prime requirement of the electrolyte used in the q-tube shaped device that is called salt bridge। ओके बेटा, तो यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मोबिलिटी का मतलब है कि जिस स्पीड से कैटायन मूव करेगा उसी स्पीड से एनायन को मूव करना चाहिए। यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर NaCl नहीं ले सकते हैं। वी कैन नॉट यूज NaCl, वी कैन नॉट यूज NaCl एज ए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर Na प्लस और Cl माइनस की जो मोबिलिटी है, Na प्लस और Cl माइनस की जो मोबिलिटी है वो काफी डिफरेंट होती है। अगर अपन KCl की बात करें तो KCl में K प्लस और Cl माइनस दोनों की मोबिलिटी क्या होती है बेटा, सेम होती है। तो इस वजह से अपन KCl का यूज करते हैं, NaCl का यूज नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द गैल्वेनिक सेल। तो ये जो हमने बात करी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको अपन गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं, तो उसका एक एग्जांपल है डेनियल सेल। क्या एग्जांपल है बेटा, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल जो होता है उसको हम यहाँ पर उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस डायग्राम को समझते हैं जो कि एक डेनियल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है ना। तो इसको अपन पहले समझेंगे और इसमें जो जो भी हमने सीखा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने देखा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो कंपार्टमेंट होते हैं। तो देखो एक कंपार्टमेंट आपका ये ये वाला है जिसको अपन एक को ऑक्सीडेशन हाफ बोलेंगे, दूसरे को रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। तो अगर अपन एक पर्टिकुलर हाफ सेल को देखें तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट को हमने फिल किया हुआ है। जैसे यहाँ पर हमने डेनियल सेल के केस में, जो कि आपको याद भी रखना है कि जिंक सल्फेट का हम सॉल्यूशन लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं जिंक सल्फेट का, और उसी सॉल्यूशन में हम जिंक की रॉड को, मेटेलिक जिंक की रॉड को डिप कर देते हैं, ठीक है ना। तो एक और इसको अपन एक वायर के थ्रू वोल्टमीटर से होते हुए दूसरे कंपार्टमेंट में जो दूसरी मेटल है उससे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम जो दूसरा पार्ट लेते हैं उसमें हम लेते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और उसमें कॉपर मेटल की रॉड को डिप कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया जिसमें हमने क्या किया, दोनों मेटल्स को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ रखा है, बीच में हमने वोल्टमीटर लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इन दोनों कंपार्ट्स में दोनों बीकर्स को सॉल्ट ब्रिज से भी कनेक्ट किया हुआ है। यानी जैसे हमने सीखा था कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर अगर अगर पेस्ट प्लस इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये जो येलो येलो पार्ट है इसको आप मान सकते हैं कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलाइट फील्ड है और अगर अगर पेस्ट भी है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस पेस्ट
वो इस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए हम यहाँ पे इसकी जो ओपनिंग होती है, ये जो ट्यूब की ओपनिंग्स हैं, ये ट्यूब्स की ओपनिंग पर हम कॉटन लगा देते हैं। कॉटन से क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट जो है इस अगर अगर पेस्ट का इस सॉल्यूशन के साथ में नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर अपन यहाँ पर देखें बेटा कि यहाँ पर देखो साइन लगा हुआ है नेगेटिव, साइन लगा हुआ है नेगेटिव और यहाँ पे लगा हुआ है पॉजिटिव। तो इस साइन को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोड, ये एनोड क्या होता है। तो आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनोड की डेफिनेशन फिक्स होती है कि व्हाट इज एनोड। एनोड, एनोड बेसिकली क्या होता है। एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, उस पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड, दैट इलेक्ट्रोड where where oxidation occurs। एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स, ठीक है ना। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे। और कैथोड इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कैथोड पर हमेशा क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ये साइन नेगेटिव क्यों आया, साइन यहाँ पर पॉजिटिव क्यों आया। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में और कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, दोनों मेटल को अपन एक वायर के थ्रू जोड़ देते हैं, तब क्या होता है, स्पॉन्टेनियसली रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो क्या होता है स्पॉन्टेनियसली, क्या होता है बेटा कि ये जो यहाँ पर जिंक है बेटा, वो जिंक +2 में कन्वर्ट होकर के सॉल्यूशन में आने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में जिंक +2 आयंस आने लगते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन में क्या होता है, जिंक +2 आयंस आने लगते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है जिंक का। तो जिंक कन्वर्ट्स इनटू जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है जिंक का, ठीक है ना। और अगर अपन यहाँ पे फिजिकल स्टेट मेंशन करें तो जिंक सॉलिड फॉर्म में है और जिंक +2 एक्वस फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर आप देखें कि ऑक्सीडेशन कौन से कंपार्टमेंट में हो रहा है, ये लेफ्ट वाले कंपार्टमेंट में हो रहा है। तो जो हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है, जो हमारा ये कौन सा पार्ट हो गया, ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया। तो लेफ्ट पार्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हमारा ये जो लेफ्ट पार्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हमने पहले ही बोल दिया कि जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। तो ये आपका कहलाएगा एनोड, ये क्या कहलाएगा, एनोड कहलाएगा। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि अगर आप नोटिस करें कि जिंक +2 आयंस तो सॉल्यूशन में आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस इलेक्ट्रोड के होते हुए वो दूसरे कंपार्टमेंट में मूव करते हैं। तो इस पूरे जो आपका इलेक्ट्रोड है इस पर नेगेटिव चार्ज आने लगता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए हम इस पर क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर एनोड, और ये कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं जिसको बोलते हैं LOAN। एक छोटी सी ट्रिक बनाते हैं LOAN, जिसमें हम देखते हैं कि L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, फिर O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, और A स्टैंड्स फॉर एनोड, और N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव, N स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। तो एक छोटी सी अपने पास में क्या है बेटा, एक ट्रिक आ गई। ये जो ट्रिक है ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में के साइन में हेल्प करती है कि लेफ्ट में कौन होता है, उसमें एनोड कौन होगा, नेगेटिव किस पे आएगा, ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है। तो छोटी सी ट्रिक है ओनली फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये वाली ट्रिक यूजफुल नहीं है, ये ध्यान रखना, दिस ओनली फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको अपन डेनियल सेल के नाम से जान रहे हैं यहाँ पर।
तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो अगर अपन देखें यहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन क्या है डेनियल सेल का, तो जो हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर लिखा भी, एक बार इसको पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है बेटा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो डेनियल सेल है, ये जो डेनियल सेल है कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास वेसल इन विच कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज टेकन एंड कॉपर रॉड is dipped and another glass vessel in which zinc sulfate solution is taken and zinc rod is dipped and both the electrolytes are connected through a salt bridge externally. सॉल्ट ब्रिज से एक्सटर्नली कनेक्ट होते हैं। तो ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डेनियल सेल की। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हम बात कर रहे हैं वर्किंग, कैसे वर्क करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अगर अपन वर्किंग की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही मैंने बोला कि जैसे हमने दो इलेक्ट्रोड्स को उनके सॉल्यूशन में डिप किया और वायर से कनेक्ट किया तो स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन होने लगती है। तो जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है स्पॉन्टेनियसली, सिमिलरली ये जो पार्ट है आपका, सिमिलरली ये जो पार्ट है बेटा, इसमें कॉपर प्लस 2 आयंस जो है, कॉपर प्लस 2 आयंस जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट होने लग जाते हैं। कॉपर प्लस 2 आयंस कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट होने लग जाएंगे। तो इसको अपन बोलेंगे कि रिडक्शन। इसको क्या बोलेंगे बेटा? रिडक्शन। तो रिडक्शन की रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी? कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन converted into copper solid. So this is the reduction part and this is the oxidation part. Okay बेटा, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप नोटिस करें कि तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है और इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होता है तो करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि डायरेक्शन क्या है बेटा? अपोजिट हो गई। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि रिएक्शंस। तो एनोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर क्या हो रहा है, जैसे हम बात कर रहे थे। तो दोनों रिएक्शंस को हम एक साथ देखें तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके हम बनाते हैं नेट सेल रिएक्शन। तो क्या बोलते हैं? दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करके हम इस रिएक्शन को बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन इसको बोला जाता है। अब इसमें आप नोटिस करेंगे कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो ये एक कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है बेटा? ये कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है बेटा, तो इस कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन में, इस कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इस कंप्लीट रिएक्शन में क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो यह ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि हमेशा, ये हमेशा याद रखेंगे कि कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है। कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये जो हमने डेनियल सेल बनाया था, ये जो डेनियल सेल बनाया था उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखो, हम बार बार तो इतना बड़ा डिवाइस का डायग्राम तो नहीं बनाएंगे, तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट कैसे करते हैं? हम उसको एक सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोला जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं बेटा? सेल रिप्रेजेंटेशन। अब हम हमारे डेनियल सेल का जो सेल रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस तरह से होगा, एक बार देखिए बोर्ड पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक पार्ट एनोड है, एक पार्ट कैथोड है। जो एनोड होता है वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे जिंक जो है वो जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ, तो लिखने का तरीका क्या होता है सेल रिप्रेजेंटेशन में कि जिंक से जिंक प्लस 2 बना, तो ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने क्या किया, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, तो दोनों के बीच में फिजिकल स्टेट का डिफरेंस है। तो हमने बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी जिससे कि समझ में आए कि दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग है। अगर फिजिकल स्टेट सेम होती यहाँ पर तो हम यहाँ पे कोमा लगाते,
ऐसे भी सेल होते हैं जहां पर फिजिकल स्टेट सेम होती है। तो ये वाला पार्ट आपका ऑक्सीडेशन वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पर आप रिडक्शन में देखें कि कॉपर प्लस टू जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है ना। तो हमने भी क्या किया यहाँ पर भी कि कॉपर प्लस टू से कॉपर बनाया और बीच में वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम और बीच में क्या करते हैं अपन, एक दो वर्टिकल लाइंस बनाते हैं जो कि बताता है सॉल्ट ब्रिज को। किसको बताता है बेटा? सॉल्ट ब्रिज को बताता है। ठीक है। तो ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गई सेल रिप्रेजेंटेशन, ये बेसिक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और चीज नोट करने की है, जैसे फिजिकल स्टेट यहाँ पर हमने मेंशन की है। यहाँ पर C1C2 क्या है? कि C1C2 इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है। ये आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी हम मेंशन करते हैं इन द सेल सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा। फिजिकल स्टेट भी मेंशन करते हैं और अगर कोई आयन है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी मेंशन करेंगे। अगर यहाँ पर कोई गैस होती, अगर अपन यहाँ पे गैस लेते तो उसका पार्शियल प्रेशर भी यहाँ पर अपन इंक्लूड करते। ठीक है बेटा। तो इस तरह से अपन हर चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर अब एक नोट पॉइंट देख रहे हैं कि अब जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि जैसे जिंक का ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर और कॉपर का रिडक्शन होता है एट कैथोड। तो यहाँ पर डेफिनेटली जिंक की जो जिंक रॉड है उसकी थिकनेस जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है ना। जैसे सेल आपका आगे वर्क करता जाएगा तो जिंक रॉड है उसकी थिकनेस जो है धीरे धीरे कम होती जाएगी। और सिमिलरली यहाँ अगर अपन कॉपर की बात करें तो कॉपर रॉड की थिकनेस जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इस तरह से अपन यहाँ पर इस चीज को समझते हैं कि जो आपका क्या कहते हैं, आपका जो सेल होता है इसमें एनोड की जो थिकनेस है वो धीरे धीरे कम होती है, कैथोड की थिकनेस बढ़ती जाती है। तो द मास ऑफ कैथोड कॉपर रोड इंक्रीजेस एज Cu+2 आयंस आर डिपॉजिटेड। Cu+2 आयंस आर डिपॉजिटेड। और दूसरी बात कि जो जिंक है उस जिंक रॉड की थिकनेस जो है कम होती रहती है, मास ऑफ जिंक रिड्यूस होता रहता है। फिर सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल, thus completes the cell circuit will neutralize and it will neutralize the excess charge to maintain the electrical neutrality। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करता है और एक तरह से कनेक्ट करता है दोनों हाफ सेल को। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हम पहले भी यहाँ पर बात कर चुके हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जैसे हमने बात करी थी कि स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया जाता है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके बेटा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस तरह से डिफाइन किया गया है, व्हेन अ मेटल इज प्लेस्ड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन एट 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन एंड 1 एटीएम। यहाँ पर देखो 1 एटीएम भी लिया जा सकता है और आजकल अपन इसको 1 बार लेते हैं। ज्यादा सही, ज्यादा करेक्ट क्या है बेटा? 1 बार है। वैसे अगर अपन कैलकुलेशन पर्पज से देखें तो एटीएम और बार में कोई बहुत लार्ज डिफरेंस नहीं होता है। ओके बेटा। तो देन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन, this potential is known as standard electrode potential। देन हम बात करते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेल का ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ ऑफ द सेल, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं सेल पोटेंशियल। क्या बोल सकते हैं? सेल पोटेंशियल। ईएमएफ ऑफ द सेल या फिर सेल पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज सेल पोटेंशियल? तो सेल पोटेंशियल क्या होता है कि देखो, एक अगर अपन बेसिक चीज को समझें कि सेल पोटेंशियल इज द सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है अगर एक सिंगल लाइन में बात करें? सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स।
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। अब अपने पास में कितने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आते हैं? दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आते हैं, एक तो एनोड पर जनरेट होता है और एक कैथोड पर जनरेट होता है। तो व्हाट इज सेल पोटेंशियल? इट इज सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस चीज का अपन ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अगर अपन देखें कि जो आपका सेल पोटेंशियल है उसमें अपन दो पार्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो इसको अगर अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो जैसे हमने बात करी थी कि ई सेल जो होता है, ई सेल जो होता है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड हो जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जैसे अगर अपन बात करें जिंक से जिंक प्लस 2 का फॉर्मेशन, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। प्लस प्लस हो जाएगा ई कॉपर प्लस 2 से कॉपर, कॉपर प्लस 2 से कॉपर। तो ये होता है एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। अब यहां पर क्या होता है कि हम साइन बदलते थे। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं इसको इस तरह से लिखता हूं कि मैंने जिंक प्लस 2 से जिंक लिखा, जिंक प्लस 2 से जिंक लिखा, तो यहां पर साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। अगर Zn से Zn+2 को मैं अपोजिट करके लिखता हूं, Zn+2 पहले लिखता हूं, जिंक बाद में लिखता हूं, तो साइन क्या आ जाएगा बेटा? अपोजिट आ जाएगा। तो साइन यहां पर मैं साइन लगा दूंगा नेगेटिव। और ये तो आपका है ही कॉपर प्लस 2 से कॉपर। तो अगर आप नोटिस करें तो इसको मैं रीअरेंज करके क्या लिख सकता हूं? आप रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं बेटा? बोलो। ई ऑफ कॉपर प्लस 2 से कॉपर माइनस ई ऑफ जिंक प्लस 2 से जिंक। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं, अगर आप इसमें देखें बेटा तो यहां पर Cu प्लस 2 से Cu का फॉर्मेशन, Cu प्लस 2 से Cu का फॉर्मेशन ये रिडक्शन कहलाएगा। जिंक प्लस 2 से जिंक का फॉर्मेशन ये भी रिडक्शन कहलाएगा। तो हमने क्या किया, सेल पोटेंशियल निकालने के लिए, हमने क्या किया, सेल पोटेंशियल निकालने के लिए दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल लिए, दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल लिए और दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, है ना? रिडक्शन पोटेंशियल लिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। अब सर हम इस वाले फॉर्मूले से क्यों नहीं कर रहे हैं, हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि एक बात समझिए कि आपके पास में जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे या तो वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की फॉर्म में होंगे, ऑक्सीडेशन पार्ट में होंगे या फिर रिडक्शन पार्ट में होंगे। तो हमने क्या किया, सबको स्टैंडर्डाइज करके सबके रिडक्शन पोटेंशियल्स को एक साथ लिख लिया है। तो अब हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ना बात करके हमने सबके रिडक्शन पोटेंशियल ले लिए हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। अब यहां पर एक अगर यहाँ पे नोटिस करें अपन एक पॉइंट, तो हम यहाँ पर ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि ये वाला जो कॉपर वाला पार्ट है बेटा, ये तो कहाँ आता है, ये तो राइट में आता है। कॉपर कहाँ आता है बेटा? राइट में आता है। और ये जो जिंक वाला पार्ट है ये हमारा कहाँ आता है बेटा? लेफ्ट में आता है। लेकिन अभी भी दोनों दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल्स है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। हमने क्या किया, जो आपका कॉपर प्लस 2 वाला पार्ट है इसको अपन ने राइट लिख दिया, इसको अपन ने लेफ्ट लिख दिया। तो इससे हमारे को ना सेल पोटेंशियल निकालने में थोड़ी आसानी होती है, यानी हमारे लिए एक शॉर्ट ट्रिक बन गई कि आपको राइट माइनस लेफ्ट करना है दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, और दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। तो दैट इज द फॉर्मूला दैट वी आर सीइंग हियर कि यहाँ पर जो ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल है वो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट लिखा है। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि सर यहाँ पे तो ई नॉट लिखा हुआ और आपने ई लिखा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? कि जैसे हमने पहले भी बात करी थी, ई नॉट हो जाए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ई हो जाएगा केवल सिंपल जो पोटेंशियल होता है वो। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ई सेल निकाल रहा हूं तो मुझे ई राइट माइनस ई लेफ्ट दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। अगर मैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल रहा हूं तो दोनों के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए दोनों इलेक्ट्रोड्स के। तो ये ध्यान रखना, बोथ शुड बी रिडक्शन पोटेंशियल, बोथ शुड बी
रिडक्शन पोटेंशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, बोथ शुड बी रिडक्शन पोटेंशियल। आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स जो होते हैं उनको मेजर कैसे किया जाता है, कि आपने ये तो सीख लिया, आपने ये तो सीख लिया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को का डिफरेंस जो होता है वो सेल पोटेंशियल होता है। अब ये जो सेल पोटेंशियल हमने निकाला वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से निकाला। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या तरीका होता है, उसके लिए हम करते हैं एक डिवाइस का यूज, को बोलते हैं अपन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम एक टर्म पढ़ते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक पढ़ते हैं टर्म स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले अपन इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शॉर्ट फॉर्म में SHE बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SHE, शी बोलते हैं। तो पहले अपन इस शी को पढ़ेंगे, शी की कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं SHE। तो देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज क्या है, कि यूज टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स। इसका यूज क्या है बेटा, यूज टू मेजर द पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड्स। अदर इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल्स को मेजर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। अगर अपन इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो आप नोटिस करेंगे बेटा, सब लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे, दिस इज द कंस्ट्रक्शन। ये आपका एक पिक्चर है फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब अगर आप इसमें नोटिस करें तो अंदर एक ग्लास ट्यूब है, अंदर एक क्या है बेटा, ग्लास ट्यूब रखी हुई है। ये अंदर एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है। एक बार इसको अपन थोड़ा अच्छे से समझते हैं बेटा। इसमें हम बात कर रहे हैं कि दो तरह की ग्लास ट्यूब्स हैं। तो देखो एक अंदर एक ग्लास ट्यूब है, नोटिस करेंगे अपन, मैं बाउंड्री पर हूं उसकी। तो ये एक ग्लास ट्यूब की का पेरिफेरी है, अपन देख रहे हैं यहाँ पर, ये ग्लास ट्यूब है बेटा, ये ग्लास ट्यूब है अंदर, और एक ग्लास ट्यूब बाहर भी है, ये ग्लास का कंटेनर बाहर भी है। एक ग्लास का कंटेनर कहाँ है बेटा, बाहर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक क्या होता है कि इंटरनली एक ग्लास ट्यूब होती है अंदर की तरफ, है ना, और एक बाहर की तरफ भी ग्लास ट्यूब होती है। तो अंदर वाली ग्लास ट्यूब के अंदर अपन हाइड्रोजन को एंटर करवाते हैं, अंदर वाली ग्लास ट्यूब में अपन हाइड्रोजन को एंटर करवाते हैं, और ये हाइड्रोजन जो है ये पीटी वायर, ये प्लेटिनम वायर होता है, बीच में एक वर्टिकल प्लेटिनम वायर लेते हैं अपन, और वो एक प्लेटिनम शीट के साथ में कनेक्टेड होता है। ये प्लेटिनम ब्लैक, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं पीटी ब्लैक। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पीटी ब्लैक। और ये क्या होता है, ये पाउडर्ड प्लेटिनम होता है। ये पीटी ब्लैक क्या होता है बेटा, पाउडर्ड प्लेटिनम होता है, जिसको अपन प्लेटिनम वायर से कनेक्ट करते हैं। हाइड्रोजन गैस जब इसके अंदर एंटर करती है, और वो हाइड्रोजन गैस कैसी होनी चाहिए, प्योर एंड ड्राई होनी चाहिए। प्योर एंड ड्राई हाइड्रोजन 1 atm प्रेशर पर जब इस इंटरनल ग्लास ट्यूब के अंदर एंटर करती है, तो वो इस सरफेस के ऊपर एडिजॉर्ब हो जाती है, इस प्लेटिनम सरफेस के ऊपर या पीटी ब्लैक के सरफेस के ऊपर एडिजॉर्ब हो जाती है। एड्सॉर्प्शन का मतलब है कि सरफेस पर आकर एक्यूमुलेट हो जाती है। तो इस एड्सॉर्प्शन की वजह से यहाँ पर बहुत सारी हाइड्रोजन जो है वो इकट्ठी हो जाती है। अब यहाँ पर इस कंटेनर, इस जो इंटरनल ग्लास ट्यूब है, इसको अपन डिप करते हैं HCl के सॉल्यूशन में, और उस HCl का जो सॉल्यूशन होता है, HCl का जो सॉल्यूशन है बेटा, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा, वो कितनी लेते हैं अपन, 1 मोलर लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, 1 मोलर। 1 मोलर 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब यानी लीटर, 1 मोल पर लीटर यानी 1 मोलर सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पर अपन। तो 1 मोलर सॉल्यूशन HCl लेते हैं, स्टैंडर्ड जैसे हमने कहा था इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर होना चाहिए। तो ये अपन ने 1 मोलर ले लिया। अब क्या होता है इसके अंदर, जैसे ही हाइड्रोजन गैस अंदर एंटर करती है, तो ये ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करती है। ऑक्सीडाइज स्पॉन्टेनियसली होती है, क्योंकि इसका जो दूसरा पार्ट है जिससे ये कनेक्टेड है, तो ये उससे मतलब स्पॉन्टेनियसली
जनरली ऑक्सीडाइज होती है और रिड्यूस भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही पॉसिबल है। किसका? ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन ऑफ H प्लस आयन, क्योंकि यहाँ पर H प्लस आयन भी प्रेजेंट है HCl में, तो H प्लस आयन का रिडक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अगर वर्किंग की बात करें, देखो कंस्ट्रक्शन में जैसे हमने बोला कि इट कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम फॉइल, प्लेटिनम ब्लैक फॉइल फ्यूज्ड विथ PT वायर enclosed in inner glass tube which is then enclosed in outer glass jacket with opening at the top, ओपनिंग एट द टॉप, ठीक है ना। ये ओपनिंग है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस एंटर करती है। फिर अगर अपन वर्किंग की बात करें तो वर्किंग व्हेन प्लेटिनम फॉइल इज डिप्ड इन 1 मोलर HCl सॉल्यूशन देन हाइड्रोजन गैस, यहाँ से सुनेंगे अपन, देन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड एट 1 atm, क्योंकि क्या होनी चाहिए, प्योर एंड ड्राई होनी चाहिए, ठीक है ना। ए पोटेंशियल इज डेवलप्ड बिटवीन एडसॉर्ब, यहाँ पे लिखेंगे एडसॉर्ब्ड, है ना, क्या बेटा, एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन, एब्सॉर्ब नहीं है, एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन, एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन, एडसॉर्ब्ड हाइड्रोजन एंड H प्लस, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये आपकी गैस है, ये H प्लस आयन है, तो देखो दोनों के बीच में चार्ज डिफरेंस है, इस वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, इस यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन, क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि H2 जो है वो H प्लस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना बेटा, वो ऐसा भी हो सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है और रिडक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द की सामने जो मेटल है वो किस तरह से बिहेव कर रही है, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम बात कर रहे थे सेल के रिप्रेजेंटेशन की, या फिर अगर बात करें इलेक्ट्रोड के रिप्रेजेंटेशन की, तो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम कैसे लेते हैं, देखो PT सॉलिड है, इसकी फिजिकल स्टेट आपकी सॉलिड है बेटा, और यहाँ पर H2 गैसियस फॉर्म में है जिसका प्रेशर आपको 1 atm दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर अपन ने क्या किया, फिजिकल स्टेट डिफरेंट थी तो अपन ने एक्वस लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर 1 मोलर HCl लिख दिया, ठीक है ना। तो ये एक जो SHE होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, उसका उसका इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, ऑफ द हाफ सेल, इसको अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो सेल नहीं होगा, ऑफ द इलेक्ट्रोड होगा बेटा, यहाँ पर ना, ऑफ इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखो एक नोट पॉइंट क्या लिखा है कि मेटल्स लाइक प्लेटिनम और गोल्ड, गोल्ड भी लिया जा सकता है लेकिन अपन ज्यादातर यहाँ पर प्लेटिनम यूज लेते हैं। तो मेटल्स लाइक प्लेटिनम और गोल्ड आर यूज्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड की फॉर्म में इसको यूज करते हैं अपन। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द reaction, they provide their surface, they provide their surface for oxidation or reduction reactions, also act as a electron carrier, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को मूव कौन कराएगा, ये प्लेटिनम वायर ही इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा दूसरे कंपार्टमेंट में, ठीक है ना। तो इसलिए अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह भी ये इलेक्ट्रोड्स काम करते हैं, जो कि न्यूट्रल इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। अब ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इट इज अज्यूम्ड दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP ऑफ हाइड्रोजन ऑफ SHE इज कंसिडर्ड टू बी 0, और ये क्या बेटा, अज्यूम्ड है, क्या बेटा, अज्यूम्ड वैल्यू है, इसको अपन ने 0 माना है। हमने देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अपन E नॉट H प्लस टू H2 की वैल्यू हमने 0 एज्यूम की है। तो ये हो गया आपका रिडक्शन और ये आपका ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, दोनों केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या है बेटा, 0 है।
अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं होगी। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। तो जैसे इसमें हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, अगर अपन देखें बेटा मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, भाई हमने ये तो सीख लिया कि एसएचई की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, फिर अब इसका यूज कैसे करते हैं अपन, यूजिंग इसका यूज कैसे करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में दूसरे इलेक्ट्रोड्स का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर अपन इस डिवाइस को देखें तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक तरफ एसएचई लिया हुआ है, ये आपका क्या है बेटा एसएचई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बेटा, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपका ये वो इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। जैसे यहाँ पर हमने लिया हुआ है कॉपर को, कॉपर की स्ट्रिप ली हुई है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में उसको डिप किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं, वोल्ट मीटर की रीडिंग हम मेजर करते हैं, वो देखते हैं मतलब ऑब्जर्व करते हैं, वोल्ट मीटर की रीडिंग ऑब्जर्व की जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हमको पता है कि सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला जिसे हमने सीखा था E राइट माइनस E लेफ्ट बोथ शुड बी रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे ई नॉट कॉपर प्लस टू कॉपर, ये रिडक्शन हो गया, राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट, तो ई नॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा H2 या H प्लस टू H2, H प्लस टू H2, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। तो अब हमको पता है कि ये वाली वैल्यू कहां से मिली है, ये फ्रॉम डिवाइस यानी वोल्ट मीटर से हमें ये रीडिंग मिल गई है, वोल्ट मीटर से हमें ये रीडिंग मिल चुकी है, ठीक है ना। और ये वाली वैल्यू हमें नहीं पता है, ये अननोन है हमारे लिए, और ये वाली वैल्यू हम पहले से ही बोल चुके हैं कि क्या है बेटा जीरो है, क्या बेटा जीरो है। तो अब ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये वाली जो वैल्यू आएगी, क्या मैं उसको इसके बराबर कर दूंगा, और यही आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया कॉपर के लिए। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमने पहले रीडिंग मेजर करी, रीडिंग कैलकुलेट करी, देखी हमने, और फिर हमने ये वाली इक्वेशन लगा करके सीधा सीधा बोल दिया कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका है। तो ये हमने अज्यूम किया है जीरो, है ना, दिस इज द अजम्पशन। तो जैसे ये हम बात कर रहे हैं तो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, अगर आप देखें तो सेल को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, अगर आप नोटिस करें तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर ऑब्जर्व्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, अब अगर अपन कॉपर लेते हैं बेटा तो कॉपर के केस में ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल कितनी आती है 0.34 वोल्ट, और वो भी किस में आती है पॉजिटिव प्लस में आती है, ठीक है बेटा। तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई, फिर ई नॉट सेल जो होता है राइट माइनस लेफ्ट होगा, ठीक है ना। तो हमने जैसे अभी यहाँ पे सीखा था 0.34 वैल्यू अपन को पता है, ये वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से अपन ने वैल्यू निकाल ली। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके बेटा, तो नेक्स्ट यहाँ पर हम एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं। सिमिलरली जैसे अपन ने जिंक की बात करी, तो जिंक के केस में वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आती है नेगेटिव आती है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आती है -0.76 वोल्ट। तो कोई बात नहीं, हम -0.76 यहाँ पे रख देंगे, और ये वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो ही है, तो यहाँ से अपन को जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। तो दैट इज द मीनिंग, यहाँ पर अपन डेनियल सेल की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक बेटा, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो हमको दोनों सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल गया, कॉपर का भी पता चल गया और जिंक का भी पता चल गया। तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन जो हम पहले भी बात कर चुके हैं सेल रिप्रेजेंटेशन में। फिर यहाँ पर अपन को राइट माइनस लेफ्ट करना है, राइट में कौन आता है कॉपर, लेफ्ट में कौन आता है जिंक, तो राइट माइनस लेफ्ट आता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू 0.34 है और ये वाली वैल्यू -0.76। तो साइन का ध्यान रखना है कि जो वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू
रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो आपको पता है वो यूज लेना है, साइन नेगेटिव ही आएगा तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1.1 वोल्ट। तो ये डैनियल सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्ट, ये अपन याद भी रख सकते हैं। चलिए यहाँ से अपन नेक्स्ट वन पे करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।